आज हम बात कर रहे हैं रिलायंस पावर की। रिलायंस पावर के स्टॉक को लेकर लोगों के मन में बहुत ज़्यादा दुविधा है। काफ़ी लोगों को लगता है कि ये स्टॉक आने वाले समय में पूरी तरह से क्रैश हो जाएगा और हमारा निवेश डूब जाएगा, और कुछ लोगों को होप है कि ये स्टॉक वाकई में आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रोजेक्ट और उनके कामकाज को डिस्कस करेंगे। वाकई में कितनी मजबूत है कंपनी, और क्या आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है, या फिर आपके इन्वेस्टमेंट को डूबने की यहाँ पे संभावना बन जाती है। तो अगर आप रिलायंस पावर के बारे में जानोगे तभी आप उसके बारे में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच पाओगे। तो इस समय बहुत सारी अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। साथ में रिलायंस पावर के पास कौन से फ्यूचर प्रोजेक्ट है जिनके दम पे रिलायंस पावर आने वाले समय आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा सकता है। तो ये पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही काम का वीडियो होने वाला है। अगर आपने रिलायंस पावर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या आपकी इच्छा है कि आप रिलायंस पावर में निवेश करें तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो 11.30 पर क्लोजिंग थी स्टॉक की, जहां पे 0.88% की गिरावट देखने को मिली। थोड़ा सा दबाव बना हुआ है और इसके पीछे कुछ वजह भी है, जहां पे अगर आप देखें तो मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लिया था उसको यहाँ पे शेयर होल्डर ने यहाँ पे उसको खारिज किया है। उसकी वजह से यहाँ पे स्टॉक में कुछ दबाव देखने को मिल रहा है। अगर हम रिलायंस पावर की परफॉर्मेंस को देखें तो 52 वीक का लो इसका 5 रुपीज़ का है, 52 वीक का हाई 19.25 का है। फिलहाल स्टॉक 11 के आसपास मिल रहा है। तो आप देख सकते हो कि फिलहाल अगर निचले लेवल से देखें तो अभी भी दुगुना रिटर्न मिल रहा है, लेकिन आप अप लेवल से देखें तो कीमत लगभग आधी भी हुई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस समय क्या करना चाहिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो वॉल्यूम है वो इशारा कर रहा है कि काफ़ी लोग हैं जो चुपके से यहाँ पे खरीदारी भी कर रहे हैं। बीएससी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 12,78,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 7,84,000 की डिलीवरी उठाएगी। अब डिलीवरी का परसेंटेज 61.39%। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डिलीवरी बेस काफ़ी अच्छा काम हो रहा है और लोग यहाँ पे खरीदारी भी करें। यहाँ पे एक और अच्छी खबर ये निकल के आ रही है कि एचडीएफसी लार्ज कैप ने फिर से भरोसा इसके ऊपर जताया है और उन्होंने जून क्वार्टर में भी अपनी होल्डिंग को बरकरार रखा हुआ है। यानी इन्होंने 4.65 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.08% की होल्डिंग ली हुई है, उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा। इसका मतलब ये भरोसा है एचडीएफसी बैंकों की ये स्टॉक वाकई में आने वाले समय में कमाल करेगा। तो आप देख सकते हो कि उन्होंने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे अभी भी मेंटेन रखा हुआ है, जो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। जो काफ़ी लोग कह रहे थे कि आने वाले समय में कंपनी पूरी तरह से डूब जाएगी, तो ऐसी संभावना इस म्यूचुअल फंड को तो नहीं लग रही है। अब कंपनी की परफॉर्मेंस देखें 2021 के हिसाब से हम, तो ऑपरेटिंग इनकम रिलायंस पावर की टोटल 2,977.62 करोड़ रुपीज़ की है। कंपनी की नेट इनकम 228.63 करोड़ रुपीज़ की निकल के आ रही है। टोटल एसेट 50,781.83 करोड़ रुपीज़ का है, जो गिरावट भी दिखा रहा है। यहाँ पे कम हुआ है एसेट इनका। टोटल इक्विटी 13,813.85 करोड़ रुपीज़ की है। यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ है उनकी संख्या करीब 13,000 प्लस की है। और ये कंपनी जो है वो आपको पता ही है अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के तहत आती है। यहाँ पे अगर रिलायंस पावर की कामकाज की बात करें तो इन्होंने 2017 में एक अपना मुंबई का जो स्टेशन था, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज था, जो रिलायंस के पास था, इसको अदानी पावर को बेच दिया था। ये 2017 में एक डील हुई थी जिसके माध्यम से इन्होंने जो मुंबई में जो बिजली सप्लाई का कामकाज था वो रिलायंस पावर के पास था, वो अदानी पावर को दे दिया है इन्होंने। लेकिन इसके अलावा भी महाराष्ट्र में हुआ है, साथ में आंध्र प्रदेश और साथ में इनकी जो सब्सिडरीज है उन कंपनियों के माध्यम से यहाँ पे बिजली सप्लाई का काम किया जा रहा है। अगर यहाँ पे जो देखें तो रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज को भी रिलायंस पावर में मर्ज किया गया था 2010 में, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनकी जो टोटल सब्सिडरीज कंपनी है रिलायंस पावर की, वो करीब 50 सब्सिडरीज अलग अलग कंपनियाँ हैं। और अगर आप कंपनी की ताकत की बात करें तो फॉर्चून इंडिया की 500 की जो लिस्ट है उसमें 2019 में 176 की रैंक थी रिलायंस पावर की। और आप देखोगे तो जो पावर सेक्टर की कंपनियां उसमें 9th नंबर की रैंक थी। तो आप इससे समझ सकते हो कंपनी काफ़ी मजबूत थी। धीरे धीरे कुछ संभावना निगेटिव बनी। अब अगर इनके प्रोजेक्ट की बात करें, कंपनी का कितना कामकाज चल रहा है, तो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो इनका सासान अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है, जो करीब 3,960 मेगावाट का है, जो अभी फिलहाल फुल कैपेसिटी रन हो रहा है। उसके अलावा इनका रोजा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है जो 1,200 मेगावाट का है, जो अभी फिलहाल अपनी पूरी क्षमता से ये भी चल रहा है, और ये प्रोजेक्ट जो है ये उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा इनका ये बुथी बोरी थर्मल प्रोजेक्ट है जो 600 मेगावाट का है, ये महाराष्ट्र में है। अब इनके गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो एक समालकोट में प्रोजेक्ट है जो इनका करीब 2,400 मेगावाट का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। तलैया अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट भी है, ये करीब 4,000 मेगावाट का एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो झारखंड में है। इसके अलावा अगर देखें तो इनका एक
बड़ा प्रोजेक्ट और कृष्णापट्टनम आंध्र प्रदेश में भी है, जो करीब 3960 मेगावाट का है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे, एक इनका चित्रागंज पावर प्रोजेक्ट भी है 3960 मेगावाट का, जो मध्य प्रदेश में है। तो इस तरह से आप देख सकते हो काफ़ी इनके कोल बेस और थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी कंपनी बहुत ज़्यादा सक्रिय, और आने वाले समय इनके हाथ में बहुत सारे प्रोजेक्ट है। जिस कंपनी के सोलर प्रोजेक्ट की बात करें तो धीरूभाई अंबानी सोलर पार्क इनका एक ऑपरेशनल प्रोजेक्ट है। बाकी अभी अंडर प्रोसेस है, या आधे काम हो चुके हैं अभी, या फिर अभी कंस्ट्रक्शन के दौर में चल रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी प्रोजेक्ट है। इनका एक कलाई 2 पावर प्रोजेक्ट है 1200 मेगावाट का। इसके अलावा एक शेयोम पावर प्रोजेक्ट है 1000 मेगावाट का। इसके अलावा एक टोटो 2 पावर प्रोजेक्ट है 700 मेगावाट का। एक है इमिनी पावर प्रोजेक्ट जो 500 मेगावाट का होगा। एक है एमुलिन पावर प्रोजेक्ट, वो 400 मेगावाट का है। इसके अलावा एक अर्थिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है 400 मेगावाट का। इसके अलावा एक है मिहुंडॉन पावर प्रोजेक्ट 400 मेगावाट का है। एक सोलर थर्मल प्रोजेक्ट और है इनका 125 मेगावाट का। एक पीवी सोलर प्रोजेक्ट भी है 40 मेगावाट का। और इनका एक वासी विंड पावर प्रोजेक्ट है 45 मेगावाट का। तो ये प्रोजेक्ट जो अभी अंडर प्रोसेस है, कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, तो ये बहुत सारे प्रोजेक्ट है। तो आप देख सकते हो कि ये कंपनी यहाँ पे रुकने वाली तो नहीं, और सरकार को भी इस कंपनी को डूबने तो देना नहीं है, क्योंकि इनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है। और जिस तरह से गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है कि आने वाले समय में 500 गीगावाट का इंस्टॉलेशन करवाना, 500 गीगावाट की कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी का इंस्टॉल करना, तो इसमें एक बड़ा सहयोग हो सकता है रिलायंस पावर की तरफ से। दूसरी तरफ इनके पास कोल बेस्ड पावर प्लांट भी है। तो 2030 तक जो नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि कोल डिमांड पिक पे होगी, जो इलेक्ट्रिसिटी जो कंजम्पशन बढ़ेगा उसको पूरा करने के लिए कोल की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा काम के होने वाले हैं सरकार के लिए। तो ऐसे में आप ये समझ लो, ये कंपनी डूबने की कोई संभावना नहीं है, और आने वाले समय हो सकता है कि किसी बड़ी कंपनी के द्वारा इसका अधिग्रहण किया जाए। जिस तरह से 2017 में अदानी ने मुंबई का डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज इनसे लिया था, अदानी पावर ने, हो सकता है वैसे ही अदानी आने वाले समय में रिलायंस पावर के ऊपर अपना और भी उनका कामकाज ले ले, या हो सकता है कि पूरी कंपनी ही अदानी पावर खरीद ले। ये संभावना हो सकती है, क्योंकि पहले भी ऑलरेडी इन्होंने अदानी पावर ने 2017 में इनका मुंबई का कामकाज लिया है, उसको खरीदा है डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज। इनके पास फिलहाल अभी डिस्ट्रीब्यूशन के भी और कामकाज, जैसे कि आप देख सकते हो इनका BSES दिल्ली का जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन, राजधानी पावर डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज जो है वो भी कंपनी करती है। इसके अलावा रिलायंस पावर मुंबई में है, और इसके अलावा BSES केरला में है, और BSES ओडिशा में भी इनका डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम कंपनी के पास कामकाज है। यहाँ पे जो बाजार में इस स्टॉक के गिरावट की जो पीछे वजह बनी, वो ये बनी कि रिलायंस अपने एसेट मोनेटाइजेशन करवाना चाहता था इस AGM के माध्यम से, लेकिन जो शेयर होल्डर है उन्होंने इसके फेवर में तो वोटिंग किया, लेकिन काफ़ी जो बड़े इसके लैंडर्स हैं उन्होंने इसके फेवर में वोटिंग नहीं किया, और इस वजह से 3% वोट कम मिलने की वजह से ये जो प्रस्ताव था गिर गया। जो शेयर होल्डर चाहते थे कि ये एसेट मोनेटाइजेशन हो जाए, लेकिन इसके बड़े लैंडर्स नहीं चाहते थे, और इसी वजह से ये प्रस्ताव गिर गया है। और फिलहाल आपको पता होगा कि कंपनी के जो मैनेजमेंट है उनमें अभी फिलहाल बहुत सारे खींचतान चल रही है, लेकिन आने वाले समय में कुछ संभावना पॉजिटिव बनेगी। भी रिजल्ट भी आने वाला हो सकता है, इस बार रिजल्ट भी अच्छा हो। अगर हम पिछले रिजल्ट को डिस्कस करें तो आप देख सकते हो कि कंपनी का टोटल मार्केट कैप 3842.14 करोड़ रुपीज़ का है, और यहाँ पे आप देख सकते हो Q4 में कंपनी ने टोटल इनकम 1878 करोड़ रुपीज़ की कमाई थी, जहाँ पे 1.05% की बढ़त देखने को मिली थी हमें पिछले क्वार्टर से, Q3 से। Q3 में इनकी टोटल इनकम 1858.93 करोड़ रुपीज़ थी, और 11.07% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 1691.19 करोड़ रुपीज़ थी, और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स -651.20 करोड़ रुपीज़ का बताया। तो आप देख सकते हो कि कंपनी की इनकम लगातार बढ़ी, यानी कारोबार पटरी पे है, लेकिन कंपनी को लॉस हुआ है। तो आने वाले समय में ये संभावना पॉजिटिव बन सकती है, या तो कंपनी किसी बड़े कॉर्पोरेट घराने के द्वारा खरीदी जा सकती है, या फिर अनिल अंबानी कहीं से फंड लाके अपनी कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं। ओवरऑल इसके लिए कोई भी पॉजिटिव संभावना तो बनेगी, यहाँ पे डूबने की संभावना नहीं है, क्योंकि सरकार जिनके पास इतने सारे रनिंग प्रोजेक्ट है वो कंपनी बंद होने की कोई संभावना नहीं है। तो ऐसे में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन रिस्क के साथ करें। थोड़ा स्टॉक तो रिस्की है ही, क्योंकि पेनी स्टॉक है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये कई गुना बढ़ सकता है। यहाँ पे अच्छी बात है कि कम्युनिटी सेंटिमेंट 100% बाई की कॉल दे रही है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 11.20 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 11.10 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 10.95 का, बड़ी गिरावट हो तो 10 के अंदर स्टॉक जा सकता है, वैसी संभावना कम है, लेकिन अगर लगातार गिरावट हो तो ये भी पॉसिबल है। लेकिन पॉजिटिव माहौल बना तो 11.45 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 11.60 तक स्टॉक जा सकता है, और ऊपर गया तो फिर 11.70 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल यही मौका निवेश करें, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक